पिछली क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जिसमें S8 में आप लोग डाउट बोल रहे हो ना। पहले उसको देखते हैं, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉलो करो, बस हो जाता है। ये थोड़ा लेकिन डिफिकल्ट है, ये कोई नहीं, देख लो। पहला आपको तो पता ही होगा, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास? एलिमेंट्स तो एक ही है, उसके एटम 8 हैं बस। तो एलिमेंट तो एक ही है, सल्फर। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कोई, कितनी होती है? 286, एटॉमिक नंबर 60। हमें फोकस किस पे करना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आखिरी शेल में होते हैं। स्टेप 2 क्या होता है हमेशा हमारा? जितने भी हमारे पास एटम हो दिखा दो उन्हें। 8 एटम्स हैं तो 8 एटम दिखा दो। मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं 3 दिखा देता हूँ, नीचे तक पूरा स्पेस भर जाएगा वरना। तो मैं अभी 3 दिखा देता हूँ, ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मतलब इनको आप 8 दिखा देना। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 3, 3, 6, 7, 8 ना। 3 ये दिखाओ, तो ऐसे 8 दिखाने हैं। तो मैंने ये मान लो ये 3 दिखा रखे हैं, ये 3 दिखा रखे हैं, 2 दिखा रखे हैं। आपको 8 दिखाने पड़ेंगे, रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल ये भी था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको इन सर्कल्स में दिखाना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 6 है ना। आपकी मर्जी है, डॉट दिखाओ या सर्कल दिखाओ, सॉरी क्रॉस दिखाओ, जैसे आपको ठीक लगे। डॉट से भी दिखा सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और क्रॉस से भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 दिखा दिए, है ना। अब क्या करना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनेगा कैसे, देखिए जरा। इस सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसको इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसे 2 की कमी है। कैसे करें ये एक एक सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले और दे भी दे। 2 चाहिए तो 2 देने पड़ेंगे, मैंने बताया था पिछली क्लास में। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए 8 होने के लिए। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबल नोबल गैस की तरह। इसके बाद 6 हैं, तो 2 की कमी पड़ रही है भाई को। तो क्या करिए, ये 2 इसको किसी और से शेयर करवाइए और ये 2 बाकी को शेयर कर देगा। अब सल्फर का एक रिंग या क्राउन शेप बनता है स्ट्रक्चर। कैसा बनता है देखो, ये एक सल्फर दिखा दो, और थोड़ा छोटा दिखा दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था ये। सल्फर जो होता है ये बाकी 2 सल्फर्स के साथ इलेक्ट्रॉन 1 1 शेयर भी करेगा और उनसे लेगा भी। तो कुछ ऐसा होता है इसके साथ। इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो और एक यहाँ दिखा दो, बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन आप बीच में दिखा दो। 1 2 3 4, 6 है ना इसके पास, 4 ये रहे, एक देगा इसको, एक इसको देगा। तो ये वाले भी यही करेंगे, ये लोग भी एक एक देंगे अपना, और बाकी इनके 4 यहाँ दिखा दो। और ऐसे एक सर्कल बना दो 8 सल्फर्स का। क्योंकि देख लो आप, इस सल्फर ने क्या किया, जरा उसको फोकस करो आप लोग एक बार, देखो उसने क्या किया। इसने, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक दिया एक लिया, एक दिया एक लिया, कुल मिला के इसके पास 4 और 4 8 हो गए। बाकी सब भी ऐसे ही करेंगे और एक रिंग फॉर्म कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा फिर स्टेबल सल्फर। शेयरिंग ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे ही करिए आप भी। 3 हो गए ना, ये 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे बनता है इसका डायग्राम आपका। बाकी इसको पूरा का पूरा फिल कर दीजिए आप लोग।
एस 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 से। तो पूरा कर देते हैं इसको भाई, है ना। ऐसे बन जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी 2 यहाँ दिखा दो। काउंट करना, हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आएंगे। और एक और बात, ये तो अभी मैं रफ में बना रहा हूँ, आप जब एग्ज़ाम में बनाएंगे तो कंपास और पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि एटम्स परफेक्ट स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो टीचर को लगना नहीं चाहिए ना कि भाई तो आपने गलत शेप दिखा दी है। आखिरी में थोड़ा सा इसको कंडेंस कर दीजिए, तो हो क्या रहा है, आपके पास हर सल्फर सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। तो एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा, सबका सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है आपके साथ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे एक बॉन्ड बनता है। सबने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये इसकी शेप हो जाएगी। तो ऐसा बन जाता है एसिड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे, ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एलोट्रोप्स क्या होता है? देखिए, एलोट्रोप्स का मतलब होता है एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं मैं अभी दिखाता हूँ, उसे एलोट्रोप बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है एलोट्रोप्स की, कि डिफरेंट फॉर्म किसी एलिमेंट की। हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के डिफरेंट रूप, डिफरेंट फॉर्म्स एलोट्रोप कहलाते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं हमारे पास, वो हम देखते हैं। दी डिफरेंट फॉर्म्स, एलोट्रोप का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स इन विच कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन दी नेचर। नेचर में कार्बन एलिमेंट जिस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम लोग एलोट्रोप्स कहते हैं। कार्बन के, कार्बन साहब के एलोट्रोप्स 3 होते हैं। कार्बन फॉर्म या हैज 3 एलोट्रोप्स। पहले मैं आप लोग को ग्रेफाइड, जो इसका पहला एलोट्रोप है, और दूसरा डायमंड, उन दोनों के डिफरेंस के साथ उनको समझाता हूँ। और जो थर्ड एलोट्रोप है आपका फुलरीन्स, उनको मैं उसके बाद बताता हूँ। तो हम पहले इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं, तो हमें दोनों समझ में आ रहेंगे। फुलरीन को सबसे आखिरी में देखेंगे। तो 3 होते हैं, ग्रेफाइड, डायमंड और फुलरीन। 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। पहले 2 को समझते हैं हम लोग। पहले डायमंड को देख लेते हैं हम लोग, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले डायमंड को समझते हैं, तो ग्रेफाइड ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाएगा इसको देखते हुए। देखिए, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन का ही एलोट्रोप है डायमंड। और मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसकी वैलेंसी 4 ही है। वैलेंसी 4 होती है उसकी। तो वैलेंसी 4 है, ये दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते हैं। डायमंड में क्या होता है कि ना, डायमंड में ईच कार्बन एटम, डायमंड में ईच कार्बन एटम आपका ज्वाइन होता है 4 अदर कार्बन एटम से। 1 2 3 4, फिर ये आपका ज्वाइन होगा 1 2 3 4, फिर वो आपका ज्वाइन होगा आगे जाकर 1 2 3 4। डायमंड में हर एक कार्बन एटम 4 अदर एटम से ज्वाइन होता है और एक रिजिड 3 डायमेंशन नेटवर्क की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये डायमंड का पहला पॉइंट लिखेंगे कि डायमंड की चूंकि वैलेंसी 4 है। देखो, डायमंड क्या, कार्बन है ना वो, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है। तो वही चीज़ है कि डायमंड में
हर एक एटम अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक एटम 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और इस प्रोसेस में एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है डायमंड का, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी हार्ड होता है। कहते नहीं थे हम लोग कि डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस अर्थ पे, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसलिए वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, डायमंड में अगर हम देखें तो हर एक कार्बन एटम ने 4 एटम से बॉन्डिंग बना के अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली है, इसीलिए डायमंड एक नॉन कंडक्टर है। उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई उसकी वैलेंसी खाली नहीं है जो करंट बनाए। डायमंड का हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन दोस्ती कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए वो एक नॉन कंडक्टर है। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते करंट को कंडक्ट करने में। ये आप आगे लिख सकते हो। डायमंड, क्योंकि मैंने बताया एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए वो हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है आज तक का। डायमंड जो है, क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये देखा गया है कि डायमंड को हम लोग जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सिंथेटिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्योंकि डायमंड में क्या है, बस डायमंड में कोई ऑर्डर नहीं है ना। आप देख रहे हो ये ऐसे बॉन्ड चल रहा है, यहाँ भी एक जिगजैग पैटर्न चल रहा है, ये सब ऐसे बॉन्ड बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है ना। एक ऑर्डर दिखाऊंगा अभी आपको मैं, फुलरेंस में या ग्रेफाइट में कैसा होता है। तो एक ऑर्डर नहीं है, बस जिगजैग बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और ये बॉन्ड हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे बनते हैं। इसलिए देखा गया है कि हम डायमंड को सिंथेटिकली, अच्छा तो नेचर से बनता है, अर्थ में मिलता है हमें बना बनाया ये, बट हम भी प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू सिंथेटिक आर्टिफिशियल डायमंड जो आप देखते हो मार्केट में, वो बन सकते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ 3D बॉन्डिंग है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसलिए हम इसको केमिकली सिंथेटिकली बना सकते हैं। ये आप इसके बारे में लिखेंगे। अब ग्रेफाइट को देख लेते हैं, ग्रेफाइट में क्या होता है। ग्रेफाइट सांप की थोड़ी अलग खासियत है, इनका डायग्राम ही आपको दिख रहा होगा, शानदार लग रहा है। ग्रेफाइट में क्या होता है, डायमंड के एकदम विपरीत जाएंगे जाएंगे हम लोग, है ना। डायमंड में क्या था, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ के अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। यहाँ ऐसा नहीं करता है आपका ग्रेफाइट। यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा जूम करके देखें अगर हम, तो हर एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। हर एक कार्बन 3 के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो क्योंकि हर एक कार्बन 3 के साथ बॉन्डिंग बनाता है, तो ग्रेफाइट के हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। यहाँ पर हर कार्बन ने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, करंट देने पे वो करंट पास करेंगे अपने से। तो समझ में आना चाहिए आप लोग को ये चीज़ कि ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, हर एक कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। वो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है। और पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 13 में भी कि कार्बन ब्रशेस भी बनते हैं मोटर के अंदर। वो कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट के ही तो होते होंगे भाई, क्योंकि डायमंड तो करंट पास करेगा नहीं, तो ग्रेफाइट का ही हो सकता है वो, मतलब ग्रेफाइट था। तो एक पॉइंट तो समझ में आया कि ये गुड कंडक्टर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए इसके स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हो क्या रहा है, ग्रेफाइट में हर एक एटम 3 एटम से ज्वाइन कर रहा है। तो हेक्सागनल एक हेक्सागनल
एक देखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 6 एटम्स का एक हेक्सागन बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, देखो दिख रहा है हेक्सागन, 6 6 एटम्स का हेक्सागन बन रहा है। ग्रेफाइट में इस स्पेशल बॉन्डिंग की वजह से हर कार्बन 3 3 एटम से जुड़ रहा है, इस वजह से हेक्सागनल रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो डायमंड में तो था 3D स्ट्रक्चर, यहाँ पर हेक्सागनल रिंग्स की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट का। दूसरी चीज, ग्रेफाइट की इन हेक्सागनल रिंग्स के बीच में देखो कितना गैप है। इस शीट और इस शीट के बीच में देखो कितना गैप है, क्योंकि ग्रेफाइट की हेक्सागनल शीट्स के बीच में काफी गैप होता है। तो ग्रेफाइट इज बिट स्लिपरी, काफी स्लिपरी होता है। आपने कभी टच करके देखो, एकदम स्लिपरी स्लिपरी फील करता है। इसी वजह से वो काफी स्मूथ भी होता है। तो क्योंकि हेक्सागनल रिंग्स बनती हैं और ये हेक्सागनल रिंग्स में काफी गैप होता है, तो स्लिपरी और स्मूथ होता है हमारा ग्रेफाइट। ये डिफरेंस दोनों के बीच में हमने समझे, ये लिखेंगे। और हाँ, जैसे डायमंड को हम सिंथेटिकली फॉर्म कर सकते हैं, ग्रेफाइट साहब की फॉर्मेशन सिंथेटिकली नहीं हो सकती। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। ग्रेफाइट के बारे में पहला पॉइंट, ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट is bonded with 3 other carbon atoms। डायमंड में क्या होता है, इन डायमंड each carbon atom is bonded with 4 other carbon atoms। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन 3 एटम से ही ज्वाइन हो रखा है, hence 1 electron is free in each carbon atom, and so इस वजह से ग्रेफाइट की खासियत क्या है, so graphite is a good conductor of heat and electricity। जबकि डायमंड में क्या है, since no electron is free in diamond, so it is a poor conductor of heat and electricity। पहला पॉइंट इनके बारे में ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इन दोनों के बारे में, तो ये कंडक्टर अच्छा है, ये नहीं है। ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इन ग्रेफाइट हेक्सागनल ringed structure of layers are formed। These layers have gap between them, which makes graphite, इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या बन जाता है, इन गैप की वजह से स्मूथ भी और स्लिपरी भी। SLI डबल पी आना चाहिए ना, स्लिपरी। ठीक है, आगे बढ़े डायमंड में। तो इन डायमंड a 3 dimensional structure is formed by all carbon atoms, and so डायमंड का स्लिपरी है, is not slippery, instead
It is the hardest known substance. Third point, graphite cannot be synthesized artificially. Diamond can be formed synthetically under high प्रेशर और टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर में आप लोग डायमंड को सिंथेटिकली फॉर्म कर सकते हो। ये इन लोगों के डिफरेंस हो गए। अब थर्ड एलोट्रोप फुलरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फुलरेंस जो थे वो काफ़ी रीसेंट एलोट्रोप जो डिस्कवर्ड करे गए थे कार्बन के। देखो हमारे पास ग्रेफाइट डायमंड तो बहुत सालों से हैं, बहुत पुराने टाइम से हैं, बट जो फुलरेंस से थोड़ा रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए थे 19 और 20 सेंचुरी के बीच में। फुलरेंस की खासियत क्या है कि ना, फुलरेंस के बहुत अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। और एक सबसे कॉमन जो फुलरिन आपको पढ़ना है वो ये है कि ना C60 फुलरिन। अलग अलग फुलरिन्स होते हैं हमारे पास, C60, C70, C80। सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट C60 फुलरिन होता है। खासियत क्या है C60 फुलरिन की? C60 फुलरिन को आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो अरेंज हो रखे हैं एक फुटबॉल या सॉकर शेप में। फुटबॉल और सॉकर शेप में ये जो एटम्स हैं वो अरेंज हो रखे हैं। C60, इसमें 60 कार्बन होंगे गिनने पे, 60 कार्बन आते हैं पूरे के पूरे एक मॉलिक्यूल में। और ये एक फुलरिन है, काफ़ी रिसेंट डिस्कवर्ड एलोट्रोप था कार्बन का। इसकी शेप फुटबॉल की शेप की होती है। और क्योंकि ना जो आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है इस C60 फुलरिन का, कुछ इसी तरीके से अमेरिका के एक आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर उन साइंटिस्ट, उस आर्किटेक्चर का नाम था बकमिंस्टर फुलर, का सरनेम फुलर था। उन्होंने कुछ जियोडेस्टिक होम्स तैयार करे थे, या जियोडेसिक होम्स तैयार करे थे। कुछ जियोडेसिक डोम्स तैयार करे थे, कुछ घर तैयार करे थे, लाइक इग्लू टाइप। उन्होंने कुछ घर तैयार करे थे। उनकी शेप भी इस सामने दिख रहा है एलोट्रोप की तरह थी। उनकी शेप भी इस सामने दिखने वाले एलोट्रोप की तरह ही थी। इसलिए उस साइंटिस्ट के नाम का सरनेम उठा के इस एलोट्रोप का नाम रख दिया। तो इसका नाम फुलर पड़ गया या फुलरेंस पड़ गया, क्योंकि जो आपको सामने दिख रहा है एलोट्रोप, इसकी शेप के दिखने वाले ही जियोडेसिक डोम्स, कुछ घर अमेरिकन आर्किटेक्चर बकमिंस्टर फुलर ने तैयार करे थे। तो उस आर्किटेक्चर के नाम पे ही इस एलोट्रोप का नाम रख दिया। और ये जो एलोट्रोप है इसमें 60 कार्बन होते हैं। ये काफ़ी रिसेंट डिस्कवर्ड हुआ एलोट्रोप था। इनके लिख लीजिए आप पॉइंट्स फुलरेंस के बारे में। क्या लिखेंगे इनके बारे में? अच्छा, ये NES है, फुलरेंस है ना। दे आर द recent discovered allotropes of carbon which have 60, 70, 80 कार्बन एटम्स। फुलरेंस के पास 60, 70, 80 कार्बन्स का ग्रुप होता है। The most important fullerene has 60 carbon and has a shape of football. Since
these structures, जितने भी ये fullerene structures होते हैं, look like geodesic dome created by, कुछ घर तैयार करे थे आर्किटेक्चर बकमिंस्टर फुलर ने तो उस साइंटिस्ट के नाम पे ही, सो दीज मॉलिक्यूल्स वर कॉल्ड, इनका नाम पड़ गया इन सारे केमिकल्स का, इन मॉलिक्यूल्स का, इन स्ट्रक्चर्स का फुलेरेंस। बस ये आपको तीनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब इसमें हम ये डिस्कस करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? देखिए, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, कार्बन साहब जो होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है इस अर्थ में बहुत कम है, परंतु जो उनका रोल है हमारी लाइफ में वो इमेंस है। जो कंपाउंड उनसे बनते हैं बहुत सारे बनते हैं। तो वही चीज़ है, वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि हाउ डू कार्बन, ये कार्बन साहब इतने सारे कंपाउंड कैसे बना पाते हैं, एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो दो रीजन है कार्बन के ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करने के पीछे, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ड्यू टू कैटिनेशन and tetravalency, carbon is able to form large number of